तो ये एजेंडा चल रहा है और अगर सामान्य दिन होते, कोरोना का समय नहीं होता, तो शायद तस्वीर आज अलग होती। आमने सामने बैठे होते, मंच के सामने ढेरों दर्शक हमारे जो सवाल भी पूछते, लेकिन आज वो परिस्थिति नहीं है। जनरल वीके सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपकी पिछले 1 साल के कार्यकाल और आपकी लगभग 6 साल से कुछ अधिक की राजनीति पर, सब पर चर्चा करूंगी, लेकिन सबसे पहले तो मैं यही आपसे जानना चाहती हूं कि 1 साल में एक नया मंत्रालय, नई चुनौती, कैसा बीता है? सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मान रहे हैं आज आप? देखिए, जहां तक सड़क और परिवहन मंत्रालय का सवाल है, बहुत सी उपलब्धियां हुई हैं। हमारे मंत्रालय की बहुत सी उपलब्धियां हुई हैं और ये उसी तरीके से हैं जैसे कि इस पूरे साल के अंदर और कई महत्वपूर्ण चीजें हुई हैं जिसके बारे में आप बात कर चुके हैं। सबसे बड़ी चीज है जो मंत्रालय के अंदर हुई, 30 साल से हमारा मोटर व्हीकल एक्ट जो है वो चला आ रहा था, कोई उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई थी, लेकिन पिछले 1 साल के अंदर उसको पास हुआ और पास होने के बाद उसके अच्छे नतीजे मिले। हालांकि कुछ आलोचना भी हुई, लेकिन जिस तरीके से सेफ्टी का रिकॉर्ड अच्छा हुआ, लोगों की जानें कम गईं इस दौरान, इस एमवी एक्ट के आने के बाद, वो एक बहुत अच्छी शुरुआत है। और मेरा मानना है कि एमवी एक्ट के साथ साथ रोड सेफ्टी बढ़ेगी, लोगों की जानें कम जाएंगी। आपको पता होगा तकरीबन हमारे यहाँ हर साल 4 या 5 लाख लोगों की डेथ हो जाती है हर साल में, और इसमें से 1.5 लाख के करीब ऐसे जो कि 40 से कम आयु के लोग हैं। तो देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। और जिस तरीके से हमने सोचा था कि हम योजनाबद्ध तरीके से जो परिकल्पना थी रोड सेक्टर की, वो बहुत अच्छे तरीके से चली है। ये थोड़ी सी, मैं कहूँगा कि अस्थाई एक रुकावट आई है कोरोना के बाद, ये और अच्छी चलेगी, काम शुरू हो गया है। तो ये हमारे मंत्रालय की बहुत बड़ी उपलब्धियां रही हैं। जनरल वीके सिंह, आपके हिसाब से कोरोना कितना बड़ा स्पीड ब्रेकर है? स्पीड ब्रेकर तो है, हर एक सेक्टर के लिए है, पर जहां तक सड़क परिवहन का मामला है, क्या जो प्रवासी मजदूर अपने घरों की ओर लौटे हैं, उससे किसी तरह से काम की रफ्तार पर कोई असर पड़ रहा है? देखिए, ऐसा है कि जहां तक सड़क और परिवहन का सवाल है, इसमें 2-3 चीजें हैं। सड़क बनाने के अंदर मजदूर बहुत हैं, श्रमिक बहुत हैं, लेकिन ये उन इलाकों के हैं जो उनके घर से ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ टेक्निकल मैन पावर को छोड़कर। और इसलिए ये कहना कि श्रमिकों के कारण रोड सेक्टर पे फर्क पड़ा है, ऐसा नहीं है। जहाँ जहाँ जिस कॉन्ट्रैक्टर ने अपने रोड प्रोजेक्ट के लिए लोग बाग रखे थे, उनको श्रमिक कैंप बना के रखा था और उन्होंने उनकी देखभाल की है। और इसीलिए तकरीबन 1300 से ज़्यादा हमारे प्रोजेक्ट थे कोरोना के लॉकडाउन के बंद होने से पहले, आज 1100 से ज़्यादा हम उनको शुरू कर चुके हैं। तो ये क्योंकि लेबर अवेलेबल था, मजदूर अवेलेबल था, और ये एक चीज़ ऐसी है जिससे कि काम शुरू होने के अंदर ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। श्रमिकों का टेक्निकल मैन पावर के लिए दिक्कत थी, परिवहन सेक्टर के अंदर दिक्कत थी। परिवहन सेक्टर के अंदर दिक्कत यह थी कि जो ट्रक चलाते हैं, जो ड्राइवर हैं, जो उनके कंडक्टर हैं, जो ट्रांसपोर्ट कंपनियां हैं, वो सब अपने घर चले गए और इसलिए एक उनको दिक्कत का सामना करना पड़ा। लेकिन हमने जितनी ट्रांसपोर्ट यूनियन ने, जितनी उनकी अलग संस्थाएं, उनसे बातचीत की, उनसे बातचीत करने के बाद तरीका निकाला उनके साथ मिलकर और इसको आगे बढ़ाने का काम किया। और मुझे पूरी आशा है कि ये उसी तरीके से जैसे कि पहले चल रहा था, कुछ रुकावटों के साथ, क्योंकि अभी बसों के चलने के ऊपर पाबंदी है, लेकिन बाकी जो हरकत शुरू हो गई है, जिसमें चाहे इसेंशियल कमोडिटीज़ हों, चाहे नॉन इसेंशियल्स हों, उन सब की
जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। जनरल वीके सिंह, मैं एक चीज आपसे समझना चाहती हूँ कि पिछली बार जब आपने इससे पहले जब मंत्रालय संभाला तो उस समय आपके नाम के साथ ऑपरेशन राहत जुड़ा, ऑप संकट मोचन जुड़ा, तो जिस चीज के लिए एक भारतीय सेना के अध्यक्ष को हम जानते थे वैसी चीजें दिखी हम। जब ये आपने नई जिम्मेदारी उठाई तो जनरल वीके सिंह कैसे हैं? क्या वो सीखने के लिए नई चुनौतियां उन्हें हमेशा पसंद आती हैं, जैसे कि भारतीय सेना में सबके साथ हम देखते हैं? देखिए, इसमें सीखने की चीज नहीं है जी। श्वेता, इसके अंदर सीखने की चीज नहीं है। जहां तक रोड सेक्टर का सवाल है, फौज में रहते हुए हम लोग बॉर्डर रोड के द्वारा रोड भी बनवाते हैं, बॉर्डर रोड को काम भी देते हैं, कोशिश करते हैं कि सरहद के हर इलाके जो हमारे जरूरत के हैं वहां तक रोड पहुंचे। एक चीज जो कि जरूर हुई है, क्योंकि फौज में रहने के बाद आपकी आदत हो जाती है कि आप हर चीज को ग्राउंड पे देखना चाहते हैं, और इसलिए जब आप ग्राउंड पे जाते हैं तो आपको वहां की असली चीज के बारे में पता चलता है, और उसको लेकर आप उसके अंदर जो सही काम होना चाहिए वो करवा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मैं ये कहूँगा कि मेरे लिए उपलब्धि रही है कि मैं जगह जगह जाकर चीज़ें करा सका। गडकरी जी के साथ मिलकर फैसला किया कि कहाँ कहाँ पर जाना है। हमारे लिए चार धाम के जो प्रोजेक्ट हैं बहुत अहमियत रखते हैं, क्योंकि 2021 के अंदर कुंभ का भी आयोजन होगा, लोग बाग चार धाम की यात्रा भी करेंगे। वहाँ पर एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ रोक थी, कैसे उसको ठीक कराया जाए, वो ग्राउंड पे जाके ठीक होती है। तो ये चुनौती अपने आप के अंदर मैं तो ये कहूँगा कि दोबारा फौज की याद दिलाती है। लेकिन जनरल सिंह, क्या चूंकि आपने बीआरओ की भी काफी जिक्र किया है, इसीलिए मुझे एक आपत्ति याद आ जा रही है यहाँ पर। अब जो नेपाल से अचानक हमारा गतिरोध शुरू हो रहा है, नेपाल अपनी तरफ से कुछ कह रहा है, चीन की तरफ से कुछ अलग बातें आ रही हैं। कैलाश मानसरोवर का रास्ता जो छोटा करने की बात चल रही थी, जो सड़क की बात हो रही थी, क्या उस पर कोई असर पड़ रहा है इन सारी चीजों से? कोई असर नहीं पड़ रहा है, और मैं ये कहूँगा कि नेपाल के साथ हमारा रोटी और बेटी का संबंध है, हमारे सांस्कृतिक संबंध हैं, हमारे धर्म के ऊपर संबंध हैं, और आवाजाही इतनी है हम लोगों के बीच में कि जो राजनीति से प्रेरित कुछ चीज हो रही है वहां पर उस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। और चीन के साथ जो चल रहा है वो, चूंकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर अपना बढ़ाते हैं, उसे परेशानी हो जाती है। इंडिया इस बार, क्योंकि पहले भी हमने देखा है जनरल सिंह, जब 2014 के बाद से एक रफ्तार तो दिखी है कि बॉर्डर पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे किस तरीके से मजबूत किया जा रहा है, लेकिन कहीं चीन का दबाव ऐसे समय में कितना रहता है, क्योंकि वो तो नहीं चाहेगा कि हम बॉर्डर के नजदीक अपने आप को मजबूत करें। श्वेता, ऐसा है कि चीन के ऊपर और तनाव के ऊपर हमारे रक्षा मंत्री जी बोल चुके हैं। रक्षा मंत्री जी बोल चुके हैं। मैं उसके हर पहलू के अंदर नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि भारत की कोशिश रही है कि सरहद का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बने। जी। हमारे 2011-12 में मेरे रिटायर होने से पहले तकरीबन 72 प्रोजेक्ट थे, जिससे कि हम अपने स्ट्रेटेजिक रोड और दूसरी चीज़ें सरहद तक पास ले जा सकें। आपको जानकर खुशी होगी कि इसमें से 99% पूरे हो चुके हैं। 1% के अंदर 2 रोड हैं टोटल, जिनके अंदर 27 किलोमीटर का काम हो रहा है, वो भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो हम किसी उसके अंदर नहीं है कि देश के काम के कारण हम किसी और की बात सुने। जो देश का काम है वो पूरे तरीके से होगा, जहां तक हमको ले जाना है वहां तक होगा, और उसके अंदर चाहे वो राजनीति हो, चाहे कोई दबाने की कोशिश हो, चाहे ध्यान बांटने की कोशिश हो, उसका हमारे पर कोई फर्क नहीं पड़ता।
आपने जब राजनीति ज्वाइन करने का फैसला किया, उसके फौरन बाद आपने चुनाव लड़ा, पहली बार भी जीते, दूसरी बार भी आपकी कंस्टिट्यूएंसी ने आपको स्वीकार किया और आप मंत्री के रूप में फिर एक बार हमारे सामने। ये बताइए कि राजनीति ने आपको कितना बदला और आपने राजनीति को अपने अनुसार कितना ढाला? क्योंकि जब भी कोई आर्मी मैन रिटायर करता है, चाहे वो किसी भी पद से कर रहा हो, आप तो आर्मी चीफ थे, उसे हमेशा रहता है कि जो सिविलियन जिंदगी है वो न वक्त का पालन करती है, न वैसा अनुशासन रहता है। और राजनीति की अगर हम बात कर रहे हैं तो नेता तो हमेशा टाइम से बहुत आगे पहुंचते हैं ताकि वीआईपी का भाव आए, और आप तो सेनाध्यक्ष जो कि समय से 5 मिनट पहले जाने वाले रहे। श्वेता, ऐसा है कि आप जहां पर भी जाते हैं, जैसे भी जाते हैं, आपको कोई ना कोई बदलाव मिलता है। मेरा बदलाव शुरू हुआ था रिटायरमेंट के बाद, और उस समय कुछ मैं ये कहूं कि कुछ चीज़ें सीखने को मिली जो कि अब काम आ रही हैं। कैसे लोगों के साथ मिलना है, कैसे आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए जब कोई आपको आकर बात करता है। फौज के अंदर एक हिरार्की होती है, आप एक तरीके से अलग एक अपना फासला बना के रखते हैं सबसे। राजनीति में कोई फासला नहीं, आप जनप्रतिनिधि, आपको जनता के बीच में होना है। हाँ, जो आपने कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि शायद जिंदगी भर आप उसके अंदर बदलाव नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के तौर पर टाइम मिलेगा आपको कि 8 बजे मीटिंग है, लोग बाग आएंगे नहीं, तो ये मैंने दोनों तरफ से कुछ कोशिश की। कुछ दूसरी तरफ भी बदलाव आए, कुछ मेरे अंदर भी बदलाव आए कि मुझे इस चीज का वो ना हो कि अगर लोग बाग थोड़ा लेट आ रहे हैं तो उसमें गुस्सा होने की बात है। और मैं आपको एक चीज बताता हूं, शुरू में जब मैं जाता था गाजियाबाद के अंदर तो मुझे यही लगता था कि मैं आ गया हूं। सब लोग कहते थे जनरल साहब तो आ गए। तो मैंने उनको कहा कि भाई समय की आवश्यकता समझो। गांधी जी ने भी समय के ऊपर कहा है कि समय बहुत जरूरी है, उसको व्यर्थ, उसको वेस्ट नहीं करना है। और अब मुझे जानकर मैं जब देखता हूं चारों तरफ, मैं देखता हूं कि अगर समय दिया गया है, सब लोग कोशिश करते हैं क्योंकि उनको पता है कि मैं 5 मिनट पहले पहुंच जाऊंगा। जनरल वीके सिंह, जिस तरह से कोरोना के मामले पूरे में बढ़ रहे हैं और आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, ऑपोजिशन आप लोगों पर आरोप लगा रहा है कि आप लोगों ने जो लॉकडाउन लगाया वो बिना प्लानिंग के लगा दिया। क्या आप इस क्रिटिसिज्म को स्वीकार करते हैं? देखिए, ऑपोजिशन का काम है आलोचना करना। कई बार आलोचना सही होती है, कई बार गलत होती है। अब जो आलोचना चल रही है वो गलत है। मेरा अपना मानना है कि प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मोदी जी ने बहुत सोच समझकर ये फैसला लिया कि हमको लॉकडाउन करना चाहिए। और आज अगर भारत के अंदर सिर्फ 1,60,000 या 70,000 या 65,000, 1 लाख उतने लोग संक्रमित हैं, जिसमें से 42% ठीक हो चुके हैं, तो ये इस लॉकडाउन का असर है। इसके अंदर इंतजार नहीं कर सकते थे। लॉकडाउन जितनी जल्दी लगाया जाए, जितने जल्दी लोगों का संक्रमण रोका जाए, उतना अच्छा। अभी आप देख रहे हैं दिल्ली का क्या हाल है। दिल्ली के कारण नोएडा के ऊपर भी फर्क पड़ रहा है, गाजियाबाद पर भी फर्क पड़ रहा है, गुड़गांव पर भी फर्क पड़ रहा है, फरीदाबाद पर भी फर्क पड़ रहा है। तो ये लॉकडाउन का फैसला जो है बिल्कुल सही था। और कुछ बंदिशें, कुछ पाबंदियां आगे भी चलेंगी, जिसके साथ जिसको जनता ने स्वीकार करना है। अगर हम ये सोच के चल पड़े कि जी कुछ नहीं होने वाला, ऐसा नहीं है। ये संक्रमण इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है। हमें आराम के साथ अपने आपको, अपने समाज को, अपने परिवार को बचाना है, अपने देश को बचाना है। तो जो चीजें दी जाती हैं, जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं, उनका पालन करना बड़ा आवश्यक है। तो बाकी देखिए, ऑपोजिशन तो हर चीज के ऊपर आलोचना करने पर चल पड़ता है। उसके अंदर उसका क्या रोल रहा है उसकी बात नहीं करता है। और मैं इस चीज को मानकर चलता हूं, अगर आप किसी चीज की आलोचना करते हैं, उससे पहले काम करके दिखाइए। आपने क्या काम किया है?
अगर आपने कोई काम ही नहीं किया, आप उसके अंदर शरीक ही नहीं हुए, आपने कोई फैसला नहीं लिया, आपने उस फैसले के बारे में सोचा नहीं, तो आपको आलोचना का अधिकार नहीं है। एक और चीज जो इस बार पहली बार इस तरह से नोटिस हुई जनरल वीके सिंह, वो ये कि अभी तक देश में कोई भी आपदा कोई भी आपत्ति आती थी तो हम हमेशा ये चर्चा भी करते थे कि हर चीज के लिए सेना को वहां पर फिट किया जाता है, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि सेना को सेना का काम करने दिया गया, क्योंकि इकलौता देश हम हैं जो 3-3 मोर्चों पर इस समय लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तरफ जो आतंकवाद है उसके मोर्चे पर, आपका एलएसी पर, और साथ में इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई। सेना को सेना का ही काम करना चाहिए या ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जरूरत थी? श्वेता, देश के ऊपर जब कोई आपदा आती है, कोई विपरीत परिस्थिति आती है, तो देश के सारे साधनों का इस्तेमाल जरूरी है। आपने देखा होगा शुरू के अंदर जो क्वारंटीन की जगह बनाई गई, उसके अंदर सेना और आईटीबीपी शामिल थे। जो हॉस्पिटल का मानेसर वगैरह के अंदर प्रबंध किया गया, उसके अंदर सेना शामिल थी। तो ऐसा नहीं है कि सेना पीछे थी, लेकिन सेना अपना काम चुपचाप करती है। मैं आपको पीछे ले चलता हूं, जब केदारनाथ की त्रासदी हुई थी, जब तक सेना ने काम किया उन्होंने कुछ ज्यादा बोला नहीं। उनके बारे में बात मीडिया ने की उनके जाने के बाद। तो ये एक अपने आप के अंदर सेना की खूबी है कि वो काम करती है, काम के अंदर ये नहीं देखती कि उनको उसका श्रेय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और देश के लिए काम करती है। ये सबसे बड़ी बात है। चूंकि सेना का ही हम जिक्र कर रहे हैं तो जनरल वीके सिंह, मैं आपके सेना के अनुभव के साथ जोड़ते हुए आपके रिटायरमेंट के बाद जिस तरीके से सरकार की एक एंडोर्समेंट के साथ सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, इस तरह की चीजें हुई, कश्मीर में धारा 370 को आपकी सरकार ने हटा दिया, और उस सब के बाद एक लंबी शांति के बाद हम एक ऐसा समय देख रहे हैं जब इस तरह का तालमेल हमारी सुरक्षा एजेंसियों में है कि हम रिकवर भी करते हैं वो 45 किलो का आईईडी, जो गाड़ी में सिर्फ इसलिए भेजा जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा क्षति पहुंचाई जा सके। यानी इस समय कश्मीर में जो कुछ चल रहा है, जिस तरीके से आपके स्थानीय लड़कों की रिक्रूटमेंट आतंकवादियों के तौर पर कम हुई है, एलसी पर तो घटनाएं लगातार तेज हैं, लेकिन इस तरह की जो चीजें कम हुई हैं, क्या यह आने वाले समय के लिए एक पॉजिटिव संकेत है? आपकी बात बिल्कुल सही है, और मैं ये कहूंगा कि इसके अंदर 370 के जाने का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि 370 के जाने का मतलब यह था कि लोग बागों को पता चला कि विकास क्या होता है। आज विकास उनके गांव-गांव तक पहुंच रहा है, और इसलिए उनके अंदर एक विश्वास बढ़ता जा रहा है कि किस प्रकार जो लोग उनको गुमराह करते थे उनके साथ नहीं जाना है। मैं आज जो हालत है कश्मीर की, उसके अंदर इस चीज का बड़ा योगदान मानता हूं, और मैंने अनुभव किया था वहां पर। मैं 12 साल जो मैंने वहां पर बिताए हैं, कुछ गांव ऐसे थे जहां पर 1947 के बाद रोड ही नहीं बनी है। पैसा कई बार सैंक्शन हुआ होगा, वो कहां गया किसी को नहीं पता, किसके बंगले उससे बने किसी को नहीं पता। लेकिन अब जिस प्रकार से हमारे जितने भी वहां पर सरपंच हैं, जितने भी पंचायतें हैं, उनको उनका पूरा अधिकार दिया गया है, उनका सशक्तिकरण किया गया है। ये एक आगे के लिए बहुत बड़ी चीज है। आज तक पहले कभी भी पंचायतों को कोई अधिकार नहीं दिया गया था। मुझे याद है 2010 के अंदर जब उमर उद्दौला ऐसे कगार पर थे कि वो कभी भी इस्तीफा देने की तैयारी कर रहे थे, तो मैंने उनको कहा कि आप अपने पंचायतों को जो इलेक्शन हुए हैं इनको अधिकार क्यों नहीं देते हैं। उन्होंने कहा हमारे एमएलए नहीं मानते हैं। अपने आप सोच के देखिए क्या अजीबोगरीब बात है। तो ये एक, जैसा आपने कहा, एक बहुत अच्छा भविष्य दिखाई दे रहा है, और मुझे पूरी आशा है कि जिस तरीके से सेना, जिस तरीके से हमारा प्रशासन, जिस तरीके से हमारे राजनीतिज्ञ इस काम के अंदर लगे हैं, कश्मीर का भविष्य बहुत अच्छा दिखाई देता है।
बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।